हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश श्रीवास्तव और एडू फन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। दोस्तों, अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आपने कहीं ना कहीं वोट दिया होगा, जैसे एमएलए के लिए और एमपी के लिए। तो आपने जनरली यही देखा होगा कि आप एक वोट मारते हैं और जिस उम्मीदवार का ज़्यादा वोट आ जाता है वो जीत जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। एक्चुअली कल ही मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे पास फ़ोन किया कि सर, रामनाथ कोविंद को 7 लाख वोट कैसे मिल गया, मीरा कुमार जी को इतना 3 लाख कैसे वोट मिल गया, कितना नेता लोग वोट देता है, इतने नेता लोग हैं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जो प्रक्रिया है बहुत ही डिफरेंट है। तो चलिए फिर देखते हैं कि आखिर प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। तो हम लोग ए से लेकर जेड तक शुरू करने वाले हैं। तो पहले ए से। सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रपति को वोट कौन कौन लोग देते हैं, इसके लिए एक निर्वाचक मंडल मतलब जो वोट देने वाले लोग होते हैं उनके लिए निर्वाचक मंडल की स्थापना होती है। आखिर इस निर्वाचक मंडल में होते कौन कौन है, तो पहले ये जान लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा को एमपी ही बोलते हैं कि निर्वाचित सदस्य। दूसरा है सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए यानी विधायक। और यहाँ पे दिया हुआ है दिल्ली और पौंडुचेरी। आपको पता है कि दिल्ली और पौंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ भी विधानसभा है और वहाँ के भी एमएलए इसमें शामिल होते हैं। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे शामिल किया गया। लेकिन शामिल तो सबको पता होता है, लेकिन जो शामिल नहीं होते उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने नोट दिया हुआ है कि कौन कौन लोग शामिल नहीं होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। आपको पता है राष्ट्रपति 12 और लोकसभा में 2, यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता है, और विधानसभा में भी मनोनीत होता है। तो जितने भी मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दूसरा, आप विधानमंडल में आप जानते हैं कि एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद कुछ ही राज्य में है, लेकिन उसके भी सदस्य इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, विधान परिषद और मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे। अगला आता है चुनाव प्रक्रिया। तो आपने देखा होगा एमपी या एमएलए का जो चुनाव आप दिए होंगे तो एक बॉक्स बना होता है, वहाँ पे जाते हैं और कोई आपको देखता नहीं है कि आप किसको वोट दे रहे हैं। एक मशीन होता है, बटन टिपते हैं और वो पी से आवाज़ करता है और आपका वोट पड़ जाता है। यहाँ भी सेम है। यहाँ भी जो भी एमपी एमएलए जो वोट देते हैं वो कोई देखता नहीं है, जिसे हम लोग कहते हैं गुप्त मतदान। लेकिन इसमें 2 प्रक्रिया होती है, वही जानने लायक है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला प्रक्रिया देख लीजिए, प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अभी क्या है यार, इतना बड़ा बड़ा नाम, बहुत सारी किताबों में बस दिया हुआ है कि ऐसे होता है, लेकिन कैसे होता है ये जानना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे किसी व्यक्ति का वैल्यू ना के बराबर है, किसी के व्यक्ति का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कि मैं मास्टर हूँ और मेरा वैल्यू 5% है, मतलब 5 पैसे का, और कोई बहुत बड़ा व्यापारी है उसका वैल्यू 1000 है। तो मान लीजिए वो राष्ट्रपति को वोट देगा तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 1000। और मैं किसी को वोट देता हूँ तो उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वोट कितना पड़ा, मात्र 5 पैसा। तो इसी तरह से आदमी का काउंट नहीं होता है वोट कितना गया, उसका मूल्य का काउंट होता है कि कितना मूल्य गया। अब जैसे मूल्य निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 ही लोग का मूल्य निकलेगा, एक तो एमएलए का और दूसरा आपका एमपी का। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 1, एक विधायक का मत मूल्य। अगर मान लीजिए मुझे किसी एक विधायक का मत मूल्य निकालना है, या बिहार का हो या यूपी का हो या एमपी का हो, तो पहले कैसे करेंगे वो देख लीजिए। जिस राज्य के एमएलए का मत मूल्य निकालना हो तो उसके लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुणे 1000 करेंगे, तब आपका मत मूल्य निकलेगा। अगर मान के चलते हैं, चलिए किसी मान लेते हैं कि अब हम किसी राज्य की जनसंख्या ले लेते हैं, तो 10 लाख ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, चलो 7 ले लेते हैं, 1 करोड़ ले लेते हैं।
अब यहाँ पर वहाँ उस राज्य की एमएलए की संख्या कितनी है, तो ये भी मान लेते हैं 100, ठीक है, और इनटू यहाँ पे कर दिए 1000। अब इसको काटना होगा तो काट देते हैं, और ये भी 2 शून्य काट देते हैं, कितना हो गया 100 बचा। यानी उस राज्य का एमएलए का, एक एमएलए का वोट कितना हो गया, अगर वो करता है तो 100, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ गए, एमएलए दिया तो 100 हो गया, 100 वोट हो गया। फिर आगे देखते हैं। अब सांसद का मत मूल्य निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। सांसद मतलब राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य का। पहले सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य, जितना भी राज्य है और सब विधायक का मत मूल्य निकाल कर वहाँ लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद बटा में लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या वो रख दिया जाएगा, और उसके बाद कट्टम कुट्टम करके जो भी निकलेगा, तो मान लेते हैं कितना निकला 200 ऐसे, तो एक एमपी का वोट का मूल्य कितना हुआ 200, ठीक है। ऐसे करके बहुत ज़्यादा संख्या हो जाता है। इसीलिए उस स्टूडेंट का जो जवाब था कि 7 लाख वोट पड़ा, तो 7 लाख नहीं, वो दिया होगा 1 ही 2, लेकिन उसका जो वोट का मूल्य था वो ज़्यादा था। अब आते हैं दूसरा चीज़, एकल, यानी एक लिखा हुआ है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। थोड़ा साफ साफ नहीं बोल पाते होंगे, थोड़ा कुछ वर्ड में थोड़ा सा दिक्कत है बोलने में, भावनाओं को समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है उसी को। अब इस प्रणाली में क्या होता है, ये जानने वाली बात है। तो दोस्तों, अगर आप वोट देते हैं, मान लीजिए आपने वोट दिया है, तो 4-5 लोग हैं, वहाँ पे सामने मशीन है, और आप एक टिंग करके चले जाते हैं और फिर आपका काम हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। अब जैसे मान लेते हैं एक आपको पर्ची मिलता है और लिखा हुआ है रामनाथ कोविंद जी, मीरा कुमार जी या हामिद अंसारी जी, 3 लोग हैं, 3 लोग का नाम लिखा हुआ है ऐसे, और आपको पर्चा भरना है। तो आपको मान लीजिए रामनाथ कोविंद जी को वोट देना है, तो आप कैसे देंगे, तो वरीयता देंगे। मैं चाहता हूँ ऐसे एक पर्ची होगा यहाँ पे, रामनाथ कोविंद जी, मीरा जी और ये, तो मान लीजिए हमको वोट देना है, तो अगर रामनाथ कोविंद जी को वोट देना है तो हम करेंगे 1, यानी मेरी प्राथमिकता है कि रामनाथ जी बने। अब दूसरा भी देना होगा, तो हम कहेंगे अगर ये नहीं बनते हैं ना तो मीरा कुमार, अगर वो नहीं बनती है ना तो तीसरे नंबर पर मेरा वोट जाता है किसको, इनको। यानी यहाँ पर एक को वोट नहीं देना है, सबको देना है, और वरीयता के अनुसार देना है, क्रम देना है, ठीक है, ये भी समझ गए। अब आते हैं, मान लीजिए वोट पड़ गया, मत मूल्य भी पड़ गया, इस तरह का पर्ची जमा भी हो गया, अब मतगणना होगा कैसे, ये भी सोचने वाली विषय है ना। तो यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ देखिए मतगणना, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूनतम कोटा प्रणाली। कहने का मतलब है कि जितना भी वोट पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि 1000 वोट पड़ा है, यानी यहाँ लिखा हुआ है कुल पड़े वैध मत बटा 2 + 1। अब यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे, 1000 बटा 2 + 1 कट गया तो कितना हुआ 500, और +1 टोटल कितना हो गया 501। ठीक, अगर रामनाथ कोविंद जी 501 से ऊपर आते हैं, इनका वोट आ जाता है, तब यानी पहले ही चरण में अगर आ जाता है तो दूसरे चरण की काउंटिंग नहीं होगी, लेकिन किसी भी उम्मीदवार का 501 से अगर नीचे आता है तो फिर दूसरे चरण की मतगणना होगी। अब जरा इसको समझने वाली बात है, आखिर कैसे होता है, तो समझाते हैं, देख लीजिए। ये इसको मिटाते हैं। अब थोड़ा सा गणित समझ लीजिए, मान लीजिए अब हम मानते हैं कि कुल 2500 वोट पड़ा, ठीक है, कुल 2500 वोट पड़ा है, और यहाँ पर 3 लोग हैं, तो यहाँ पे लिख दिए रामनाथ जी, एक लिख दिए मीरा कुमार जी, और एक अंसारी जी, ठीक है। अब 3 लोग हैं, 2500 वोट पड़ा है। अब जीतने वाले को कितना चाहिए,
तो हम पहले क्या निकालेंगे, न्यूनतम कोटा प्रणाली, यानी बटा में 2 + 1, यहाँ काटेंगे तो कितना होगा 1200, टोटल करेंगे तो कितना होगा, यानी 12, 1 मिनट, यहाँ 1200 नहीं होगा, 1250, तो टोटल कर देंगे तो 1251। अगर किसी को 1251 पड़ता है तो वो जीत जाएगा। अब थोड़ा सा गेम खेलते हैं। मान लीजिए कि वोट पड़ा, इनको पड़ गया 1000, इनको पड़ गया 700, कितना हो गया जी 1700, इनको पड़ गया, यानी इनको हम कर देते हैं 800 और इनको कर देते हैं 700। अब बताइए कि क्या रामनाथ जी जीते हैं? नहीं ना, क्योंकि इनका वोट न्यूनतम कोटा प्रणाली से ऊपर चाहिए था 1251। अब ये काउंट कैसे हुआ 1800 700, ये भी सोचने वाली बात है। पर्ची खोला जाएगा जिसमें लिखा जाएगा कि रामनाथ जी पहले नंबर पे है, यानी पहला जो नंबर मिला है उसका सब काउंट होगा, उसके काउंट के अनुसार ये पहला चरण कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई उम्मीदवार नहीं जीतता है तब क्या होगा, तो क्या होता है दूसरे चरण में, ये देख लीजिए, अंसारी जी को इस प्रतियोगिता से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक, इनको वोट कितना पड़ा है 700, यानी 700 में इनको पहला नंबर दिया गया था। अब ये 700 में देखा जाएगा कि किसको दूसरा वरीयता, अंसारी जी के पेपर में जो पहले नंबर पे अंसारी जी हैं उसमें दूसरे नंबर पे कौन अधिक है, रामनाथ जी हैं या मीरा कुमार जी। ठीक, अगर मान लीजिए दूसरे नंबर पे ये 700 का पूरा काउंट होगा। अब इनमें करीब करीब 1300 350 वोट दूसरे नंबर पे थे रामनाथ जी और 350 में थे मीरा जी। अब इनको टोटल कर देते हैं, कितना हुआ, तो इनका हो गया 1350 और इनका हो गया आपको 1150। तो अब देखिए जरा कि कौन जीत रहा है, रामनाथ जी या मीरा कुमार जी। तो नेचुरल है, इनको चाहिए था 1251, अब आ गया है 1350। तो इस तरह से रामनाथ जी दूसरे चरण में विजयी घोषित होंगे। तो है ना, लंबा प्रक्रिया लेकिन मजेदार प्रक्रिया है। जय हिंद।